नमस्कार। उत्तराखंड में हाल में एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, लेकिन पता नहीं वो इतनी चर्चा में क्यों नहीं आ पाया। हुआ ये कि पहाड़ के अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे युवाओं के संगठनों ने मिलकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन कर लिया, जिसमें बॉबी पंवार अध्यक्ष बनाए गए हैं और मोहित डिमरी को महासचिव बनाया गया है। इन युवाओं की तरफ से ये पूरी तरह से राजनीतिक पहल है। मतलब ये कि स्वाभिमान मोर्चा 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। अभी तक जो मैसेज दिया गया है वो ये है कि मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ है, यानी वो अपने दम पर 2027 का चुनाव लड़ेगा। बॉबी पंवार ने कुछ समय पहले मुझसे बातचीत में कहा था कि उनकी प्लानिंग है कि उत्तराखंड की 50 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे जाएं। तो निश्चित तौर पर 50 ऐसे चेहरों के साथ 2027 में मैदान में उतरा जाएगा, जो जंगल जमीन की बात करे, जो यहाँ के हक हकूकों की बात करे, मूल निवासियों की बात करे, जो यहाँ की बेरोजगारी की बात करे, तमाम मुद्दों के साथ जिस प्रकार के जो लोग आगे बढ़ने के लिए इस प्रदेश में अपनी आहुति देने को तैयार होंगे, उन चेहरों के साथ लगातार संघर्ष भी किया जाएगा और 27 में उन्हें प्रोजेक्ट भी किया जाएगा। इस बीच इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद उत्तराखंड में राजनीति के गलियारों में कई तरह के सवाल और कई तरह की आशंकाएं भी जताई जाने लगी हैं। पहली बड़ी आशंका जताई जा रही है उत्तराखंड में 2027 के चुनाव में सरकार विरोधी वोटों का विभाजन, यानी 27 में धामी सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी वोट यानी नाराजगी का वोट होगा, उसके पास पहले तक कांग्रेस ही प्रमुख विकल्प के रूप में मौजूद था। लेकिन अब इस तरह की स्थिति भी पैदा होने के चांसेस हैं कि कई सीटों पर सरकार विरोधी वोट कांग्रेस को न पड़कर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को पड़ सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड में हाल के समय में कुछ छोटे बड़े चुनावों को ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है, जहां उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से जुड़े युवा चुनावी कैंपेन में प्रमुख भूमिका में थे। इस सिलसिले में कुछ लोग केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे से मिले सबक की बात कर रहे हैं, जहां निर्दलीय त्रिभुवन सिंह चौहान इतने वोट ले गए कि कांग्रेस प्रत्याशी का खेल खराब हो गया और बीजेपी ने वो सीट अपने पास बरकरार रखी। तब त्रिभुवन चौहान पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगा था और चुनाव नतीजा घोषित होने के दिन बीजेपी की कैंडिडेट आशा नौटियाल के साथ उनकी हंसती खिलखिलाती फोटो भी वायरल हो गई थी। इसके बाद मैंने अपने YouTube चैनल पर बॉबी पंवार को न्योता देकर उनसे भी पूछा था कि आप लोगों पर आखिर बी टीम होने की तोहमत क्यों लग रही है। उन्होंने तब क्या कहा था, आपको भी सुनाता हूं। अब आरोप आप प्रोपोगंडे के तहत अगर इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, केवल डैमेज करने के लिए दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कि एक क्षेत्रीय जो राजनीतिक शक्ति है वो ना उभर पाए, या जो सच्चाई की आवाज इस प्रदेश के अंदर उठा रहे हैं वो ना कहीं इस प्रदेश में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर पाए, उन लोगों को डैमेज करने के लिए इस प्रकार के प्रोपोगंडे चलाए जाते हैं। तो बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों पर यह था बॉबी पंवार का जवाब। वैसे न सिर्फ केदारनाथ बल्कि कुछ लोग तो हाल में ऋषिकेश में मेयर पद के चुनाव की भी याद दिला रहे हैं। उसमें निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी की चुनौती इतनी तगड़ी हो गई थी कि वो भले ही चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार को उन्होंने तीसरे स्थान पर धकेल दिया। ध्यान देने की बात यह है कि निर्दलीय मास्टर जी को ऋषिकेश मेयर का चुनाव जिन लोगों ने लड़वाया उनमें बॉबी पंवार, मोहित डिमरी, लुशुन टोडरिया, त्रिभुवन सिंह चौहान सरीखे युवाओं की टोली प्रमुख रूप से शामिल थी, जिन्होंने कि मिलकर अब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बना लिया है। इसीलिए राजनीति को करीब से जानने समझने वाले कई जानकार मान रहे हैं कि 2027 के चुनाव में हो सकता है कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा कुछ सीटों पर अपना खेल बनाने से ज्यादा दूसरों का खेल बिगाड़ने की स्थिति में आ जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस के लिए यह चिंता की बात हो सकती है। हां, लेकिन बीजेपी के लिए ऐसी सिचुएशन बहुत मुफीद रहेगी, क्योंकि उसके विरोध का वोट बंटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में सीधा फायदा बीजेपी को होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। वैसे भी चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला आमतौर पर बीजेपी को सूट करता रहा है। बहुकोणीय मुकाबला उसे मदद करता रहा है। ये वो आशंका है जो कि हाल के चुनावी उदाहरणों को देखकर जताई जा रही है। हालांकि अभी उत्तराखंड में
विधानसभा चुनाव में लगभग 2 साल बाकी हैं। अभी बहुत कुछ होगा, कई चीजें ऊपर नीचे होंगी, कई समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट और होंगे। इसलिए अभी कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना और कुछ भी अनुमान लगा पाना समझदारी तो नहीं होगी। वैसे सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। क्या उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा पर सिर्फ इसलिए सवाल उठने चाहिए कि वो उत्तराखंड की राजनीति में एक तीसरा विकल्प बनने के इरादे से कूद पड़े हैं? क्या उन पर सिर्फ इसलिए सवाल उठने चाहिए कि उनकी मौजूदगी से चुनाव में किसी पार्टी को फायदा हो सकता है और किसी पार्टी को नुकसान हो सकता है? दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के लाभ हानि का गुणागणित बिठाते रहेंगे तो फिर उत्तराखंड की राजनीति में नई संभावनाओं के द्वार खुलना तो मुश्किल होता जाएगा। सबको कटघरे में खड़ा करके हमारे पहाड़ में नया राजनीतिक नेतृत्व उभर ही नहीं पाएगा। ऐसे में इन युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है। पहली जिम्मेदारी तो यही है कि वो बहुत चीजें सार्वजनिक करते जाएं, कुहासा ना लगने दें। अब वो राजनीति में उतर ही गए हैं तो कई असहज करने वाले सवाल उठेंगे और पूछे जाएंगे। खासकर अपनी पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर तो उन्हें देर सवेर क्लियर करना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी नई पॉलिटिकल फोर्स की दिशा, दशा और उसका एजेंडा इस पर बहुत निर्भर करता है कि उसकी ताकत का स्रोत क्या है, वो संसाधन कहां से और कैसे जुटा रही है, उसकी पॉलिटिकल फंडिंग कहां से हो रही है। यह बात इसलिए भी कहनी जरूरी है क्योंकि भारतीय राजनीति में पब्लिक से बड़े धोखे हुए हैं। उनका हश्र क्या हुआ वो अलग अलग राज्यों में आपने देख ही लिया है। छल कपट की राजनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती। इसलिए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के युवाओं को अपने ऊपर उठने वाले सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए और पूरी विनम्रता के साथ देना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने गहरी हताशा के दौर से गुजर रही उत्तराखंड की आवाम में कम से कम एक नई उम्मीद तो जगाई है। यह उम्मीद बनी रहनी चाहिए। इसके लिए कमिटमेंट तो चाहिए ही, साथ ही ईमानदारी, पारदर्शिता और विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहेगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।